नमस्ते सदावसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के एक सर्कुलर की। मद्रास हाई कोर्ट का एक सर्कुलर जारी हुआ है और मुझे लगता है कि ये पहली बार कोई इस प्रकार का सर्कुलर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जारी किया है। उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट जजों को एक सर्कुलर के माध्यम से कहा है कि भाई आपके यहाँ जो कॉग्निजेंस लिया जा रहा है वो कॉग्निजेंस के आधारों पर, या वो क्या मूक दर्शक की तरह ले रहे हैं क्या? वो कॉग्निजेंस लेने के लिए वो लोग दिमाग नहीं लगा रहे क्या? उनका कहना ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक पहले आदेश है और उस आदेश में पहले ही सुप्रीम कोर्ट 2019 में कह चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साइटेशन अगर जानना चाहें, शनमुगन एंड अदर्स वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अरियालूर पुलिस स्टेशन, अरियालूर एंड अदर्स 2019। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई मैजिस्ट्रेट जो काम कर रहा है वो पुलिसी अंदाज में नहीं कर सकता। पुलिस अपना काम अपने तरीके से करती है, पुलिसिया अंदाज में इसको नहीं किया जाना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करते हुए ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि भाई अगर आप ऐसे नहीं मानोगे, मतलब पुलिस ने, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लोग भी नॉन लीगल बैकग्राउंड से होंगे, मतलब नॉन लीगल ग्राउंड से हैं, उन लोगों के लिए आवश्यक है कि वो प्रोसीडिंग को पहले समझें कि प्रोसीडिंग कैसे चलती है। एक सामान्य सी प्रोसीडिंग है, दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका ये है कि कोई क्राइम हुआ, क्राइम होने के बाद या तो पुलिस के पास कोई एफआईआर लेकर जाएगा या फिर सीधा कोर्ट में जाएगा। अब पुलिस के पास कोई एफआईआर चली गई या फिर पुलिस ने खुद एफआईआर लिख ली, उसके संज्ञान में आ गया, उसने एफआईआर लिख ली। एफआईआर लिखने के बाद उसने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको कुछ मैटर मिला, उसने रोजनामचा काटा, मतलब डेली रिपोर्ट काटी, पुलिस रिपोर्ट उसको कहते हैं, पुलिस पेपर्स काटे। पेपर्स काटने के बाद जब उसने एविडेंसेस ले लिए, उसने स्टेटमेंट ले लिए और जो भी कार्रवाइयाँ हो सकती थी वो सारी जब उसने कर ली, तो करने के बाद उसने चार्जशीट लगाई। वो चार्जशीट जो है उसमें उसने बताया कि भाई हमको ये एविडेंसेस मिले हैं, ये बात हुई है, ये घटना हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये स्टेटमेंट फलाने ने दिया है, जगह पर हमें फोटोग्राफी ये मिली है, सामान ऐसा मिला है, जो भी उसको मिला उसके आधार पर वो एक प्राइमा फेसाई केस बनाते हैं और उस केस में वो कहते हैं कि भाई मुझे लगता है, यानी कि पुलिस कह रही है कि मुझे लगता है कि इस मामले में ये अपराध हुआ है और इन धाराओं के तहत वो अपराध है। तो वो दोनों काम पुलिस मैच करेगी, पहले फैक्ट इकट्ठे करेगी और फैक्ट इकट्ठे करने के बाद उस पर कानून अप्लाई करके बताएगी कि भाई ये कानून मेरे अनुसार ऐसा लगता है। वो ले जाकर पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे देगी। इस रिपोर्ट को ही पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। ये जो चार्जशीट जमा हुई या जिसको पुलिस रिपोर्ट कह रहे हैं, इसको मैजिस्ट्रेट, जो कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट है, जिसको कॉग्निजेंस लेना है, कॉग्निजेंस के मामले में मैं आपको बता दूं कि कॉग्निजेंस आवश्यक नहीं है कि जो कॉग्निजेंस ले रहा हो वो ट्रायल कोर्ट हो। कॉग्निजेंस लेने के लिए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सीजेएम, सीएमएम, एसीएमएम ये रहते हैं। तो सीजेएम लेगा या सीएमएम लेगा, एसीजेएम, एसीएमएम लेगा, नहीं तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिठा देते हैं। और कभी कभी अगर अदालत में कोई नहीं होता तो सेकंड क्लास जूनियर मैजिस्ट्रेटों को बिठा दिया जाता है। ऑनरेबल कोर्ट में अपनी ये चार्जशीट सबमिट करेंगे। इन्होंने किसी को गिरफ्तार किया है तो उसको सबमिट करेंगे, कुछ एविडेंसेस और आए हैं तो वो जमा करेंगे, कुछ उनके पास प्रूफ आए हैं वो जमा करेंगे। कुल मिलाकर पूरी फाइल वहाँ जमा कर देंगे, चार्जशीट सहित वहाँ पूरी फाइल जमा हो जाएगी। व्यक्ति को लाए हैं तो व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट करवा देंगे। कोर्ट अगर चाहे तो उसको जेल भेज देगा, अपनी कस्टडी में जेल में रखेगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसके बाद क्या, इसके बाद की जो स्टेप्स हैं उसमें कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, यानी कि मैजिस्ट्रेट की, जो कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट सीआरपीसी में घोषित किया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ भी मटेरियल उसकी अदालत में जमा किया गया है उस मटेरियल के आधार पर वो फाइंडिंग पर पहुंचे कि क्या वाकई में इस मटेरियल के आधार पर वो सजा दे सकता है। अगर वो उस मटेरियल के आधार पर जो पुलिस ने कलेक्ट किया है या जो कंप्लेनेंट ने कोर्ट को दिया है उसके आधार पर उसको लगता है कि वो सजा देने में सक्षम है, अगर उसको डिसीजन लेना पड़े तो केवल इतने पर डिसीजन ले सकता है।
जबकि रूल ऑफ लॉ का जो नियम है वो तो ये है कि जब आप कॉग्निजेंस लेंगे, ट्रायल शुरू करेंगे, तो जिसने चार्जशीट सबमिट की है वो अपना प्रूफ करेगा और प्रूफ करने के बाद अपोजिशन उसका खंडन करेगा, मतलब डिफेंस उसका खंडन करेगी। इसके बाद भी अगर बियॉन्ड डाउट प्रूफ होगा तो ही सजा होगी। लेकिन ये प्रोसीडिंग शुरू हो उससे पहले कॉग्निजेंस टेकिंग मैजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये पता करे कि वाकई में जो मटेरियल उसके पास जमा किया गया है वो मटेरियल सफिशिएंट है सजा देने के लिए, यानी कि अभी प्रिमा फेसाई कॉग्निजेंस लेने के लिए। अगर उसको लगता है कि नहीं ये उसके पास सफिशिएंट नहीं है, उसको लगता है कि ये वो नहीं कर सकता, तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेता है, या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन लिख देता है या फिर री इन्वेस्टिगेशन लिख देता है। री इन्वेस्टिगेशन से मतलब वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर देता है और कहता है दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, क्योंकि इसके आधार पर हम इस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। री इन्वेस्टिगेशन फिर से 156(3) की कार्रवाई मान लीजिए फिर से जाएगा, हो सकता है नया आईओ अपॉइंट हो जाए, हो सकता है कोई दूसरे थाने में चलिए, जो भी करना हो, लेकिन दोबारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, दोबारा से मैटर इकट्ठा होगा, दोबारा से पेपर तैयार होगा, दोबारा से चार्जशीट बनेगी और फिर कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। कोर्ट फिर उसको देखेगा, देखने के बाद वो कहेगा भाई इसके आधार पर मैं सजा नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, मतलब इसको संज्ञान में, अपने संज्ञान में नहीं ले सकता क्योंकि ये मैटर ही नहीं बनता, या फिर इसमें अभी तक आप प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि वाकई में इन धाराओं में ये बनता है या अपराध हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जब ऐसा कोर्ट कहेगा तो फिर उस पर वो फिर से री इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं और ये प्रक्रिया चल सकती है। इसके अलावा वो कॉग्निजेंस लेने से मना भी कर सकता है, क्वैश कर सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है ये मटेरियल आ गया है, आने के बावजूद अभी और मटेरियल की आवश्यकता है, तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन लिख देता है और कहता है इसमें ये चीज़ें और ले आओ तब मैं इस पर कॉग्निजेंस लूँगा। तो वो और चीज़ें ढूंढ के लाई जाती हैं और उसके आधार पर कॉग्निजेंस लिया जाता है। इन सभी में ये जो पूरी प्रोसीडिंग है, इस सभी प्रोसीडिंग के बाद कॉग्निजेंस लेगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद वो ट्रायल कोर्ट में भेज देगा कि इस पर ट्रायल चलाओ, मेरे अनुसार इस पर केस चल सकता है। अब यहां पर जो कोर्ट के सामने इशू है, मैं अभी आगे की प्रोसीडिंग नहीं बताऊंगा कि आगे क्या क्या चलता है, क्योंकि इसी कोर्ट में भी और भी चलता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ कॉग्निजेंस का है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने मैटर गया, किसी मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई, पुलिस रिपोर्ट को आंख बंद करके मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, या सीएमएम सीजेएम जो भी रहा होगा उसने कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि आपको आरोपी बना दिया। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि अगर आप उसमें आरोपी हैं तो जमानत लीजिए कोर्ट से, नहीं तो जेल जाइए। जमानत कोर्ट नहीं देता है तो जेल भेज देगा। जमानत देने लायक है, जमानत दे देगा, लेकिन आपको तारीखों पर आना पड़ेगा। यानी कि अब आप उस सर्किल में घुस गए हैं, उसमें अब आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये इसका विधान है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया, या पुलिस ने एवं ही कोई भर्ती कर ली थी पॉलिटिकल प्रेशर में उसने केस भी बना दिया, पॉलिटिकल प्रेशर में सब बना दिया और जमा कर दिया, और कहा साहब इस पर कॉग्निजेंस ले लो, हम ले आए हैं सामान। मैजिस्ट्रेट ने आंख बंद करके उस पर कॉग्निजेंस ले लिया कि भाई पुलिस लाई है, ठीक ही करके लाई होगी, होशियार लोग हैं, और उसने कॉग्निजेंस ले लिया, आदमी फंस गया। ये लापरवाही क्या क्षमा योग्य है? इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस लापरवाही के विरुद्ध कोई एक्शन होना चाहिए? मामला यहां तक हुआ तो कॉग्निजेंस के मामले में दूसरी स्टेप जाती है कि वो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाए, यानी कि सेशन जज के पास जाए, सेशन जज से कहे कि साहब गलत कॉग्निजेंस ले लिया है, ये कॉग्निजेंस लेने लायक नहीं, इसको क्वैश कर दो। तो रिवीजन जाएगा, रिवीजन में वो सारी बातें सुनेगा, सुनने के बाद वो डायरेक्शन इशू करेगा, और डायरेक्शन इशू करते हुए वो उसको कहेगा, कहेगा भाई इस पर कॉग्निजेंस दोबारा लीजिए, या कॉग्निजेंस मत लीजिए, या दोबारा रिकंसिडर करिए, कॉग्निजेंस लेने लायक नहीं, या फिर वो कॉग्निजेंस क्वैश कर देगा, कहेगा मैं कॉग्निजेंस क्वैश करता हूँ, एफआईआर क्वैश करता हूँ, कोई मामला बनता नहीं है। अगर रिवीजन में सेशन कोर्ट नहीं गए तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, और हाई कोर्ट के सामने अगर रिवीजन नीचे जा चुका है तो फिर 482 जाएगा, और अगर नीचे रिवीजन नहीं गया है तो रिवीजन ज्यूरिडिक्शन भी हाई कोर्ट का लगता है। तो हाई कोर्ट के रिवीजनल ज्यूरिडिक्शन में या फिर 482 में हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के सामने आपने पूरी बात बताई और कहा कि साहब मामला बनता नहीं है और ये मामले पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है, इन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। यही सेम मामला
ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश मद्रास हाईकोर्ट की अदालत में पढ़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया और हवाला देते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एवं ही आंख बंद करके कॉग्निजेंस नहीं लेना है, कॉग्निजेंस लेने से पहले पूरी फाइल देखनी है, केस मेड आउट होता है कि नहीं होता है, केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, केस पर ट्रायल चलाने योग्य है कि नहीं है, ट्रायल चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, ये सारी चीजें देख लीजिए मटेरियल के आधार पर, कानून को वेरीफाई कर लीजिए, तब लिखिए कि मैं इस पर कॉग्निजेंस लेता हूं, मेरे लिए केस चलाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल है और मैं इस पर केस चला सकता हूं। इससे पहले अगर आप अंधे बनकर इसको करेंगे, आंख बंद करके कॉग्निजेंस लेंगे, तो ये विधि की नजर में ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश ने एक सर्कुलर डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा है और कहा है कि आप अपनी पूरी अदालतों में, जितनी अदालतें आपके पास हैं, सभी अदालतों में ये सर्कुलर जारी करिए और उनको कहिए कि आंख बंद करके कोई कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि जो भाई पैसे वाले लोग हैं या जो एफोर्ड कर सकते हैं वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन भाई सामान्य आदमी तो इसी आधार पर चलता है कि पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की और अदालत ने संज्ञान ले लिया और वो बेचारा चक्कर काटता रहेगा हाई कोर्ट के, वो चक्कर काटता रहेगा कोर्ट के, नहीं अगर और नहीं कर सकता तो जेल चला जाएगा। कितने लोग इसमें होंगे जो हाई कोर्ट चले जाएंगे। कारण ये है कि जिस समय कॉग्निजेंस लिया जाता है, कॉग्निजेंस लेते समय अपोजिशन की बात सुनने का कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेते समय अपोजिशन की बात सुनना, उस पर बहस होना, उसकी कोई तारीख फिक्स करना, उस तारीख पर उसका निराकरण करने के लिए बातें सुनना, एक स्पीकिंग ऑर्डर करना, ये प्रावधान नहीं है। कुछ जगह प्रैक्टिस में है, हाई कोर्टों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाई कोर्ट आदेश देते हैं भाई ये करो, वो है। अब अगर किसी ने कॉग्निजेंस ले लिया है या कॉग्निजेंस लेने जा रहा है, चार्जशीट सबमिट हो गई, तो फिर अपोजिशन या जो एक्यूज बनाया गया है वो वहां जाकर प्रोटेस्ट कर सकता है। ये प्रैक्टिस में है, कानून में नहीं। प्रैक्टिस में है कि वो उसको प्रोटेस्ट करेगा, प्रोटेस्ट करके कहेगा कि साहब कॉग्निजेंस लेने लायक नहीं है, इन्होंने गलत किया है। लेकिन मेरा मानना है अगर इसमें यह संशोधन कर दिया जाए कि कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट लेते समय मैजिस्ट्रेट ये कॉग्निजेंस ले सकता है, ये कर सकता है, वो सब 190 में दिया है, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन लगाया जाए कि कॉग्निजेंस का ऑर्डर करने से पहले कोर्ट व्यक्तिगत दोनों पार्टियों को बुलाकर सेटिस्फैक्शन लेगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि केस चलाने योग्य है, तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अब इसका परिणाम ये निकलेगा कि एक्यूज को भी अपना वकील, जिसके खिलाफ ये मुकदमा है, जिसको सम्मन जारी हुआ है, उसको भी अपना वकील खड़ा करना पड़ेगा। उसका वकील खड़ा होगा तो जो भी मटेरियल इकट्ठा किया गया है वो दोनों अपना प्रेजेंट करेंगे और यहीं पर एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा और उसमें कहा जाएगा कि कॉग्निजेंस ये कह रहे हैं लिया जा सकता है क्योंकि ये मटेरियल, और वो कह रहे हैं कि कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता क्योंकि मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर वहां पर होगा। वो स्पीकिंग ऑर्डर अगर होगा तो इसमें 80% केसेस, 90% केसेस में एक स्पीकिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा और उसमें यह पता करना पड़ेगा कि वाकई में केस बनता है, और उसके आधार भी लिखने पड़ेंगे कि केस बनाने के आधार क्या है। वो आधार लिखने के बाद अब अगर रिवीजन में जाएगा तो मुझे लगता है कि 20% 15% जो गलतियों की वजह से रह जाएगा या जो एरर हो जाएंगे, उनमें तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बाकी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, यहीं पर केस खत्म होने वाला है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि इसमें माइंड अप्लाई करिए, मूक दर्शक बनकर नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेटर बनकर नहीं कर सकते, रबर स्टैम्प बनकर नहीं कर सकते, ये शब्दों का इस्तेमाल किया है कि रबर स्टैम्प बनकर मत करिए कि आप उन्होंने आया और आपने उस पर दस्तखत कर दिए, हाँ ठीक है कॉग्निजेंस लेता हूँ, और एक ऑर्डर लिखवा दिया जनरली कि हाँ कॉग्निजेंस लेता हूँ, इनका मटेरियल आ गया। इस पर आप संज्ञान लेने से पहले पूरा दिमाग अप्लाई करिए। इस वाले मामले में जो केस हाई कोर्ट के पास है, उसने कहा मैं कॉग्निजेंस यहाँ पर खत्म करता हूँ और कोर्ट को मैं आदेशित करता हूँ कि दोबारा इस पर पूरी सुनवाई करे, कॉग्निजेंस लेने लायक हो तो ले, नहीं तो लेने लायक ना हो, और एक ऑर्डर लिखे। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं फोर्सफुली फिर आपको अपनी अदालत में बुलाऊंगा और बुलाकर आपसे पूछूंगा कि कॉग्निजेंस लेने का कारण बताइए क्या है, क्या कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। और फिर आपका जब भरी अदालत में, मैजिस्ट्रेट के लिए कह रहा हूं, मैजिस्ट्रेट का भरी अदालत में जब प्रश्न होंगे, भरी अदालत में मैजिस्ट्रेट को वैसे ही खड़ा किया जाएगा जैसे एक्यूज को खड़ा किया जाता है, जैसे डिफेंस को खड़ा किया जाता है। तो फिर डिफेंस करते समय आपको बताना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या मटेरियल मिला जिसकी वजह से आपने कॉग्निजेंस लिया। ये मुझे लगता है और कठिन काम हो जाएगा, और ये दबाव बनाने के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का आदेश
कोर्ट का दबाव बनाने के लिए सफिशिएंट है, जिससे कोर्ट को भी ये लगेगा कि अगर हमने सही से इस पर ध्यान न दिया, सही से दिमाग न लगाया, तो फिर अदालत हाई कोर्ट अगर मामला चला गया और हाई कोर्ट में मैं तलब हो गया तो क्या होगा, क्या मेरी कमियां मियाँ शमियाँ जो भी रहेंगी वो क्या नतीजा निकलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोर्ट जो है वो ऑर्डर करते समय उसको सही से पढ़े। ये सर्कुलर मुझे लगता है काबिल तारीफ है और इस पर इसके आधार पर संशोधन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।